हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग अगेन। फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्कुलर मोशन। क्या टॉपिक रहेगा? सर्कुलर मोशन। तो देखिए, हम यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है उसका अध्ययन करेंगे कंपेयर करते हुए विद कंपेयरिंग स्ट्रेट लाइन मोशन। तो दो तरह की मोशन जो है हम पढ़ते हैं, एक होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन एंड द अनदर वन इज सर्कुलर मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो सिंपली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सीधी रेखा में अगर कोई पार्टिकल, कोई मास गति कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। वहीं एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अबाउट एक आर डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए कोई पार्टिकल अगर वहां पे रोटेशन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो इन दोनों ही मोशन का अपना अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग एग्जिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखिए, यहाँ पे जो हम वेलोसिटी यूज करेंगे, कुछ टर्म्स हैं उनको हम सर्कुलर मोशन में दूसरे नाम से जानते हैं। मतलब एग्जैक्टली दूसरा नाम नहीं है, बट इसके सिमिलर ही है, लेकिन सर्कुलर है तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारे पास एसेलरेशन होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा एंगुलर एसेलरेशन। अच्छा, इनके कुछ सिंबल भी होते हैं वेलोसिटी को, जैसा कि आप जानते हो v से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट आपका s से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा। देखिए, यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट होती है मीटर, अगर हम ऐसा ही यूनिट सिस्टम की बात करें, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो L1 होती है। लेकिन अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में ये जो थीटा है इसकी कोई भी यूनिट या डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब दिस इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एसेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे होता है स्मॉल a और यहाँ होता है अल्फा। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें, इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें तो पहली है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो। किस में पढ़ते हो? गतिकी में, काइनेमेटिक्स में। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as and s is equals to ut plus half at square. If we want to write these similar equations in circular motion तो क्या हो जाएगा? देखिए, हमारे पास पहली जो इक्वेशन है वो हो जाएगी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, एंड थर्ड वन इज थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे वेलोसिटीज दो हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक है फाइनल वेलोसिटी, जिनको आप रेस्पेक्टिवली u और v से रिप्रेजेंट कर रहे हो इन दीज इक्वेशंस। बट यहाँ पे अगर आप एंगुलर मोशन की बात करें तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी दो है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हमने ओमेगा नॉट लिखा है और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिखा है। तो इन इक्वेशंस के कंपैरेटिवली आप इनको याद भी रख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसको कौन रिप्लेस कर रहा है, किसको कौन रिप्लेस कर रहा है, किसको कौन रिप्लेस कर रहा है। तो ये हो गई इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके अलावा अगर आप सर्कुलर मोशन में बातें करो तो कुछ और टर्म्स हैं जिनको हम आगे बात करते हैं। देखिए कैसे। ये लिखा था हमने मोशन
एंड एक तरफ लिखा था लीनियर मोशन और एक तरफ लिखा था हमने सर्कुलर मोशन। तो देखिए लीनियर मोशन में कुछ टर्म्स हैं, जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तो आपने देख लिया। अब एक टर्म होती है मास। मास बेसिकली इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली काइनेमेटिक्स में आप पढ़ते हो कि जिस पार्टिकल का, जिस बॉडी का, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब ये बेसिकली इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स इनर्शिया। बट यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन की हम बात करें तो सर्कुलर मोशन के अंदर मास की जगह होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इक्वल्स टू mr स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है और r है यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन। I है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m यहाँ पे मास होता है। तो देखिए यहाँ पे मास होता है, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सेम एज अगर यहाँ पे मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको आप यूएनडी में भी पढ़े होंगे। मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें मोमेंटम दिखाता है। मतलब मोमेंटम इज p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम और वहाँ p से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे j और l से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये होता है मास की जगह क्या हो जाएगा I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v की जगह ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो L इक्वल्स टू I ओमेगा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, L इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। मतलब मोमेंटम और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। अगली फिजिकल क्वांटिटी हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम आपका फोर्स होता है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी टी ऑफ mv। तो अगर यहाँ पे मास जो है आपका वेरिएबल है तो इसको किस तरीके से करेंगे अपन डिफरेंशिएट। जब भी दो वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है और उनका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम u इंटू वी की यहाँ पे फॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू m dv बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशंस बनती हैं हमारे पास। पहली कंडीशन ये है इफ मास इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड v इक्वल्स टू वेरिएबल। मास कांस्टेंट है, अगर दोनों वेरिएबल हैं तब तो ये टर्म यूज करेंगे हम लोग, लेकिन अगर मास आपका कांस्टेंट है और v वेरिएबल है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और f हो जाएगा आपका m इंटू डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपका होता है एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल्स टू आप लिखोगे यहाँ पे m इंटू a। सेम एज अगर आप इफ इस तरह से लिखो m इज इक्वल्स टू वेरिएबल एंड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फर्स्ट टर्म इसके अंदर 0 हो जाएगी और ये आ जाएगा v डी एम बाई डी टी। तो आपको ये चीज़ देखनी है, देखो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, इसका मतलब ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी डायमेंशंस जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो आपको ये चेक करना है कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, ये आप चेक करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि यस और नो। आपको बताना है यस और नो, ये दोनों फॉर्मूलाज डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन अगर सर्कुलर मोशन में देखें तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं टॉर्क। तो टॉर्क को आप सिंपली याद कर सकते हो, टॉर्क इज इक्वल्स टू टाउ वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। देखो यहाँ पे r हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं और एक कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे r अगर इसका हम क्या करें एंगुलर मोमेंटम का
डिफरेंशिएशन करें तो भी हमें टॉर्क मिल सकता है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है, फोर्स, और अगर सर्कुलर मोशन है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम रिप्रेजेंट्स टॉर्क। तो ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ आर क्रॉस एफ, सॉरी आर क्रॉस पी। आर आपका कांस्टेंट है और dp बाई डी टी हो जाएगा, dp बाई डी टी हो जाएगा f वेक्टर। तो टाउ जो है वो हमारे पास क्या निकल के आया, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो ये बेसिक कंपैरिजन था आपका लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन का। तो यहाँ से हमारा सर्कुलर मोशन जो है वो स्टार्ट होता है और यहाँ पे एक एक करके हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है फिजिकल क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, वो होगी डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए तो हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स। तो इसके अंदर जैसे काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेसिकली एंगल ही होता है और मैथमेटिक्स में भी आप इस चीज़ से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से बी तक ये आर्क होता है, ठीक है। ये जो थोड़ा सा घुमा हुआ लेंथ होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्क। और ये इसके सेंटर से कोई ना कोई एंगल बनाता है जिसको बोलते हैं अपन एंगल। और चूंकि ये सर्कुलर मोशन है तो इस पॉइंट को इस सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है उसको अपन बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ पे एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा। मतलब ये जो आर्क है ये पर यूनिट रेडियस कितना तय होता है वो हमारा क्या बताता है, थीटा। अगर आर्क जितना बड़ा होगा देखिए थीटा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, और रेडियस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपका एंगल उतना ही कम होगा वहाँ पे। तो देखिए एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क ए बी अपॉन रेडियस, मान लीजिए ये आर है, ठीक है। तो अगर इसकी आप यूनिट देखो तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो थीटा इज इक्वल्स टू ए बी आर्क अपॉन आर, ये भी लेंथ है और ये भी आर रेडियस भी क्या होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ लेंथ से एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा क्या बचेगा हमारे पास, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया है अपना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया है। अगली जो टर्म आती है हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर वो आती है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है या कई बार इसको एन से भी लिखा जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। मान लेते हैं ये 1 सेकेंड में 2 बार सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। तो न्यू क्या हो जाएगा, 2 रिवॉल्यूशन एंड टाइम 1 सेकेंड। तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, एक रिवॉल्यूशन में ये कितना एंगल जो है कवर करता है, 2 पाई। देखिए
ये π/2, ये भी π/2, ये भी π/2, ये भी π/2। जब इन सबको ऐड करेंगे तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होगा? 2π। तो अगर रिवोल्यूशन को अपन रेडियन में लिखें तो न्यू हो जाएगा 2π अपॉन 2π इंटू न्यू। और इसको एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है 2π न्यू। और सम टाइम इट इज ऑल्सो रिटन एज ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। इसको न्यू एन और एफ से भी लिखा जाता है, स्मॉल एफ से, ठीक है। तो 2πf। तो अगर आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप इजीली वहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ओमेगा बेसिकली आपका एंगुलर वेलोसिटी भी कहलाता है। तो ये कुछ टर्म्स थी जहां पे आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सर्कुलर मोशन के कुछ काइनेमेटिक्स टूल हैं, इनके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एसेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एसेलरेशन जो है, जब भी सर्कुलर मोशन हो तो एसेलरेशन नेवर बी जीरो, एसेलरेशन नेवर बी जीरो। इसकी दो टर्म्स होती हैं, एक आपका टेंजेंशियल एसेलरेशन होता है और एक सेंट्रीपिटल एसेलरेशन होता है। तो इन एसेलरेशंस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ये किस तरह से जनरेट होते हैं और इनके क्या क्या यूज हैं, और इनसे रिलेटेड जेई और नीट के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास जितनी हुई है, नेक्स्ट क्लासेस भी इतनी ही टाइम ड्यूरेशन की होंगी, क्योंकि हमें नीट और जेई का सिलेबस जो है वो कवर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।